वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज। सो एज यू ऑल नो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो द सिमिलर लेक्चर विच आई एम गोइंग टू डिलीवर टुडे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीट स्टेट पीसीएस या उससे कोई भी लोअर लेवल का एग्जाम उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पैटर्न फटाफट से बता देती हूँ कि 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 15 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं एंड आप क्या करेंगे, आप अपनी स्क्रीन को करेंगे पॉज, जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा आप उसको करेंगे सिलेक्ट एंड लेटर ऑन साथ के साथ ही हम करेक्ट आंसर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। सो फेयरली सिंपल है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मूसा इंडैंडमेनेसिस इज A. Newly discovered species of herb in Andaman Islands. B. Indigenous species of banana from Andaman Islands. C. A mammal endemic to Indian subcontinent. D. An alien invasive species in the Indian subcontinent. So now आप पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को एंड जो करेक्ट आंसर आपको लगता है वो मार्क कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। तो लेटर ऑन विल डिस्कस द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि एक नई तरह की जो स्वीट बनाना की स्पीशीज जो है वो पाई गई है कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। बाय हुम, द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड कहाँ मिली है, लिटिल अंडमान आइलैंड्स में हमें मिली। एंड इसको डिस्कवर कहाँ किया गया, कृष्ण नाला में इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA. First, it is a statutory body constituted under the National Investigation Agency Act 2008. Second, it is empowered to deal with the investigation of terror-related crimes across the states without special permission from the states. Third, the NI Act is also applicable to Indian citizens outside the country. Which of the above statements is correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द NI Act 2008 एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाले या इसको फाउंड करने वाले कौन थे, दैट वाज राधा विनोद राम। अब ये कौन थे, ही वॉज एन IPS ऑफिसर जिनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर के काडर में। सो एज अ रिजल्ट इनका इंटरेस्ट कहाँ बढ़ा, टू काउंटर द टेररिज्म। सो अब सिमिलर तरीके से NIA की जो फाउंडेशन है इन्होंने ले डाउन की एंड इसका क्या मोटिव था, टू काउंटर द टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसने क्या मैंडेट किया कि इन्वेस्टिगेट करेंगे हर एक ऑफेंस को जो अफेक्ट कर रहा है क्या, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड साथ साथ ये एजेंसी क्या डील करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स जो कि अक्रॉस द स्टेट्स है। एंड यहाँ पे एक चीज जो स्पेशल इसको बनाती है वो है दैट इज विदाउट द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। एंड एक रिटन प्रोक्लेमेशन दी जाती है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो उसकी क्या है, दैट इज नोडल मिनिस्ट्री भी है, ठीक है, जो सारा कुछ ध्यान रखती है या जो कहें हम इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ज्यूरिसडिक्शन की जब बात करते हैं होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल ऑफ द सिटीजंस अगर वो इंडिया के बाहर भी रिजाइड कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो पर्सन्स है कहाँ पे, सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेर एवर दे आर पोस्टेड, या पर्सन्स ऑन शिप एज वेल, या एयरक्राफ्ट पे जो कि रजिस्टर्ड है, यानी कि जो शिप या एयरक्राफ्ट जो भी रजिस्टर्ड इन इंडिया होगा, द पर्सन्स इन दैट शिप और ऑन दैट एयरक्राफ्ट उनके ऊपर भी ये चीज जो है ज्यूरिसडिक्शन इस एक्ट की लगती है। साथ ही साथ the person who commits a scheduled offense. So next question we have is, consider the following statements regarding International Energy Agency. First, it was set up in 1974 by the G20 countries for global transition from fossil fuels based economy to a renewable energy based economy. Second, its members including associate members represent nearly 3/4 of the global energy demand. Third, as a part of G20, India is a founding member of IEA. Which of the above statements is or are incorrect? यहाँ पे incorrect statement जो है आपको मार्क करनी है। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इट वाज सेट अप इन 1974 बाय G20 कंट्रीज। सो G20 कंट्रीज का बेसिकली यहाँ पे क्रिएशन से लेना देना कुछ नहीं है ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। बट इसका जो अब हम कहें जो एक्ट जो से फॉर्मुलेट करता है, जो बेसिक आइडिया जिसको फॉलो करते हुए ये फॉर्म हुई थी, दैट वाज द पेरिस एग्रीमेंट।
ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे हमने क्या कहा है कि हमें ग्लोबल लेवल पे हमारी कार्बन एमिशंस को कम करना है, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो ट्रांजिशन है वो ग्लोबल ट्रांजिशन की ही बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से एक रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो है या सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सॉरी दैट इज करेक्ट। सो अब इसके जो मेंबर्स हैं बेसिकली जो IEA के जो एसोसिएटेड मेंबर्स के साथ मिलकर यानी कि 31 + 11 एसोसिएटेड मेंबर्स जो हैं वो 75% यानी कि नियरली 3/4 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड को मीट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है कि एज अ पार्ट ऑफ G20 इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IEA, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि Mekong Ganga cooperation is an initiative of 6 countries. Which of the following country or countries is or are not a participant or participants of it? First, Bangladesh. Second, Cambodia. Third, China. Fourth, Myanmar. Fifth, Thailand. Select the correct answer using the code given below. A, 1 only. B, 2, 3 and 4 only. C, 1 and 3 only. D, 1, 2 and 5 only. तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली जो मीकोंग और गंगा कोऑपरेशन है जिसकी हम बात करते हैं, तो मीकोंग और गंगा बेसिकली 2 रिवर्स जो है मेन रिवर्स इन 6 कंट्रीज में जो आती हैं उनमें से जो 2 बड़ी रिवर्स हैं दैट इज मीकोंग एंड गंगा कोऑपरेशन। तो इसमें 6 कंट्रीज जो हैं दैट इज इंडिया और 5 एशियन कंट्रीज जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। एंड बेसिकली काम किस पे करना चाहते हैं, टूरिज्म सेक्टर पे, कल्चर सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे या ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे और कम्युनिकेशन सेक्टर पे एज वेल। सो अब 2000 में इसे लॉन्च किया गया था एंड वियतनाम में जब हम बात कर रहे हैं ये कैपिटल आती है दैट इज लाओ PDR की अब वियतनी, ठीक है। तो बोथ गंगा एंड मीकोंग आर सिविलाइजेशनल रिवर्स जो कि MGC जो हमारा इनिशिएटिव है दैट इज मीकोंग गंगा कोऑपरेशन, इसको क्या करता है टू ब्रिंग टुगेदर दीज कंट्रीज अमंग द पीपल एज वेल, ताकि जो 2 मेजर रिवर बेसिन्स के बीच की कंट्रीज हैं या जो डिनोट कर रही हैं ये दोनों अब सिविलाइजेशंस को इनको हमें ग्रो कराना है। सो हियर्स अ लिटिल ट्रिक जो आपको हेल्प करेगा इन 6 मेंबर्स के नाम याद करने के लिए। तो अब द ट्रिक इज कि माई लावी बैग इज इन दैट इंडिका, ठीक है। सो माई से यहां पे म्यांमार, लावी का LA इज फॉर लाओस एंड वियतनाम इज फॉर द रेस्ट हाफ VIE, बैग इज इन, तीनों बिल्कुल सिमिलर सिंपल सा एक सेंटेंस है। दैट का THA इज फॉर थाईलैंड, इंडिका का INDI इज फॉर इंडिया एंड CA इज फॉर कंबोडिया। सो एक सिंपल स्टेटमेंट है दैट इज माई लावी बैग इज इन दैट इंडिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि homing all the way killer which is seen in news recently is related to which of the following? A climatic change document highlighting the impacts of climate change on human beings. B, it is a medium range surface to air guided missile that provides an air defense coverage against low to medium altitude aircraft. C, it is a new dirty bomb alleged to be present in Ukraine. D, it is an artificial communication technology that can be performed by robots easily. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के हॉक इज जो फुल फॉर्म जिसकी लिखी गई थी दैट वाज होमिंग ऑल द वे किलर। सो बेसिकली क्या है, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल है बेसिकली। अब ये 1959 में यूज की थी US आर्मी में एंड फाइनली ये न्यूज में क्यों है बेसिकली इसलिए कि अब फाइनल US जो है वो हेल्प करना चाहता है यूक्रेन इन द ऑनगोइंग यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट। सो अब चाहता है कि जो हॉक है इसे दे दे यूक्रेन को, राइट। USA वांट्स कि अब वो इसे यूक्रेन को दे दे इन ऑर्डर टू फाइट द फॉलोइंग वॉर एंड साथ ही साथ इसे डेवलप किसने किया है, रेथियन जो कि US बेस्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज अ वायरल डिजीज स्प्रेड अमंगस्ट पिग with 100% mortality rate. Second, it is a zoonotic disease. Third, there is currently no effective vaccine against African swine fever. Which of the statement given above is correct? A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. D, all of the above.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड जो है इसका डीएनए रहता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड ये वायरस है, एंड साथ ही साथ 100% मोर्टेलिटी रेट है, एंड इट स्प्रेड्स अमंग्स पिग्स, राइट। और ये अभी तक जूनोटिक डिजीज नहीं हुई है, यानी कि ह्यूमंस में एनिमल्स के थ्रू यहाँ पर अभी तक जो है नहीं पाई गई है, एंड देयर इज नो करंट रिसर्च जो कि इस चीज को प्रूव करती है। तीसरी चीज यही है कि देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। सो एज अ रिजल्ट जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू काला नमक राइस। फर्स्ट, इट इज अ जायद क्रॉप which is black in color and tastes salty. Second, it is a basmati scented rice variety grown in the region of Uttar Pradesh. Third, it was believed that Lord Buddha gifted kala namak paddy to the people of Sravasti after enlightenment. Which of the above statement or statements is or are incorrect? ठीक है, A 1 only, B 3 only, C 1 and 2 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के फर्स्ट एंड हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों की दोनों ही गलत है। वो इसलिए क्योंकि इट इज नॉट अ जायद क्रॉप, इट इज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ब्लैक इन कलर है, एंड सॉल्ट टेस्ट इज द करेक्ट थिंग। साथ ही साथ अब ये बासमती सेंटेड राइस है, राइट, इट इज नॉट अ बासमती राइस, दो इट इज अ सेंटेड राइस वेराइटी एंड ग्रोन इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो वर्ड है बासमती बेसिकली इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इट इज बिलीव कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने गिफ्ट की थी काला नमक पैडी टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती आफ्टर एनलाइटनमेंट। सो एज अ रिजल्ट यूपी के अलावा नेपाल की जब बात करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है यूपी की, दैट इज 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, दोज अलोंग विद सम एरियाज ऑफ नेपाल दे ग्रो दिस काला नमक पैडी, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इन न्यूज अभी तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग्स में काला नमक पैडी जो है वो अब क्या कर रहा है, श्रावस्ती के लोगों को अब डिनोट कर रहा है। एंड एज अ रिजल्ट जब बात की जा रही है तो जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो अब टाइटल है या जो एरिया डिनोट किया जा रहा है श्रावस्ती का, तो वो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसके नाम पे भी रजिस्टर करवा दी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following statement is not correct about mysotisis, ठीक है। अब A, it is a rare condition that causes muscles to become weak, painful and tired. B, men are more likely to be affected by this disease than women. C, it is usually caused by a problem with the immune system where it mistakenly attacks healthy tissue. D, there is no one medical treatment to fit all the myositis patients. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कि जो माइसोटाइसिस है इट इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द डिजीज दैन वुमेन, ठीक है। तो मेन जो है यहाँ पे दे आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज दैन वुमेन। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि ये दोनों एडल्ट या चिल्ड्रन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 तरह के हमारे पास माइसोटाइसिस होते हैं, 5 तरह में सिर्फ एक तरह का एक्सेप्शन होता है, 1 टाइप ऑफ माइसोटाइसिस, दैट इज कि वुमेन आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज men, but otherwise in general जब हम बात करते हैं तो ये चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों में ही होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वीकनिंग ऑफ द बोन्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स यहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि जो WBCs हैं वो ये चीज रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती कि हमारी जो बॉडी है उसका जो हेल्दी पार्ट कौन सा है और अनहेल्दी जो जर्म्स हैं वो कौन से हैं। सो एज अ रिजल्ट लेटर ऑन स्टेजेस पे क्या होता है, जो WBCs होती हैं व्हाट दे डू इज कि दे स्टार्ट अफेक्टिंग और अटैकिंग द हेल्दी पोर्शंस ऑफ द बॉडी, हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। सो इससे क्या होगा, वीकनिंग्स ऑफ द मसल्स एंड द बोन्स एज अ होल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट एम्स फिलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन एशिया बाय कनेक्टिंग लैंड एंड सी रूट्स अंडर द सिल्क रूट। सेकंड, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि BRI का जो प्रोजेक्ट है बेसिक यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट बाय चाइना। सो अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी हो रही है, सी रूट्स के थ्रू भी अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट की बात हो रही है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ऑफ द वेरियस कंट्रीज जो कि एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट बनती थी, ठीक है। एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे एशिया की पर्टिकुलरली हो रही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होती है क्योंकि इंडिया जो है उससे बैकआउट कर चुका है, क्योंकि इंडिया को ये लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सॉवरेनिटी को थ्रेट है, क्योंकि BRI इनिशिएटिव के थ्रू चाइना जो है इट विल सेट अप अ मिलिट्री बेस जिससे इंडिया की फर्दर सॉवरेनिटी को हैम्पर या थ्रेट हो सकता है। सो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द BRI प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following countries were the founding members of the Shanghai Cooperation Organization? First, China. Second, Russia. Third, India. Fourth, Pakistan. Fifth, Tajikistan. Choose the correct answer using the code given below. A, 1, 2 and 3 only. B, 2, 3 and 4 only. C, 1, 3 and 5 and 2, 3 and 5 only. D, 1, 2 and 5 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली 1, 2 एंड 5 दैट इज चाइना, रशिया एंड तजाकिस्तान जो है वो ओरिजिनल यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो अब ये अगर हम बात करें हब, तो ये ऐसी लार्जेस्ट जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कवरिंग यूरोप एंड एशिया एज वेल। सो ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम क्या करती है कि इस एरिया में जो कि इसके मेंबर्स हैं दैट फाइंड और दैट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द पर्टिकुलर रीजन। तो अब ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये अर्लियर जो है मेंबर्स किसके थे? जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो शंघाई 5 के मेंबर्स थे जो कि 1996 में बनी थी, ठीक है। सो लेटर ऑन जो है इन्होंने क्या किया, अपना जो मेंबरशिप है इट वाज आल्सो ओपन टू मेनी अदर कंट्रीज। तो करंटली हमारे पास 8 मेंबर्स हैं, बट यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स की जब हम बात करते हैं शंघाई 5 के जो ओरिजिनल मेंबर्स थे, तो उनको याद करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है दैट इज क्या छिन जाएगा रशिया का ताज, ठीक है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। सो क्या का KY इज फॉर किर्गिस्तान, छिन का चाइना, ठीक है, जाएगा एज अ सिंपल वर्ड, रशिया डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा, KA इज फॉर कजाकिस्तान एंड ताज इज फॉर तजाकिस्तान। सो एक सिंपल सा सेंटेंस है कि क्या छिन जाएगा रशिया का ताज। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर आप बात करें यहाँ पे ऑनगोइंग रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बेसिस पे अगर रशिया अगर हारता है तो क्या छिन जाएगा रशिया का ताज। सो बेसिकली यू कैन रेफर इट टू दैट सिचुएशन एज अ होल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू C-295 एयरक्राफ्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द C-295 MW इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 5 to 10 ton capacity. Second, it will replace the Indian Air Force aging fleet of Avro 748 planes. Which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो जो C-295 MW एयरक्राफ्ट है बेसिकली ये कहाँ पे है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था या कहाँ बना था, दैट वाज स्पेन। सो इट इज ऑल्सो इन न्यूज कि इंडिया जो है C-295 MW एयरक्राफ्ट को जो है इंक्लूड करना चाहता है अपनी एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये पेलोड कितना कैरी कर सकता है, दैट इज 5 to 10 टन्स कैपेसिटी, जो कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें ज्यादातर रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ क्विक रिएक्शन है, पैरा ड्रॉपिंग ट्रूप्स एंड कार्गो के लिए इसे यूज किया जा सकता है। सेकेंडली कि ये अब किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन एयरफोर्स का जो एजिंग फ्लीट है दैट इज एवरो 748 प्लेन्स। सो अब ये क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन के प्लेन्स थे जो कि ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप जो है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए या फ्रेटर के लिए यानी कि सामान इधर उधर लेके जाने के लिए यूज होते थे। एंड इसका कितना जो है वेटेज था, जो कितना ये कैपेसिटी लेके जा सकता है, दैट वाज ऑफ 6 टन फ्रेट कैपेसिटी। सो एक चीज जो और इसको न्यूज में लेके आती है दैट इज कि स्पेन के साथ बेसिकली अब टाटा जो है वो कोलैबोरेट करने की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो ये स्पेन जो है C-295 MW एयरक्राफ्ट का जितनी भी टेक्नोलॉजी है
उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं या उसकी जो टेक्नोलॉजी है, टाटा इज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज इट एंड इंडिया में ही उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। सो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के पर्पज से एंड साथ ही साथ जो टाटा कंपनी है उसके पर्पज के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि रिसेंटली COP27 अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच प्लेस? ए ग्लासगो, बी खार्तूम, सी रबाता, डी शर्म एल शेख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शर्म एल शेख, दैट इज इन इजिप्ट। ठीक है, सो अब लास्ट ईयर COP26 हुआ था, इस साल COP27 होगा। अगेन यहाँ पे डिस्कशन होगी विद रिस्पेक्ट टू पेरिस एग्रीमेंट्स। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है हर साल अपने आप को जब रिप्रेजेंट करती हैं एक अलग अलग लेवल्स को सेट कर देती हैं कि जैसे इंडिया ने कहा था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके बेसिस पे अपना कार्बन एमिशंस भी कम कर देंगे। ठीक है, या कंप्लीटली 50% हम कार्बन एमिशंस जो है वो कम करने की बात की जा रही थी। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे किस हद तक एक साल के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना काम उसके ऊपर हुआ है, यहाँ पे वही चीज डिस्कस की जाएगी। एंड द मेन एम इज कि हम कार्बन एमिशंस को अपनी कंट्री में जो जो भी रिप्रेजेंट कर रही है उससे कम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या क्या काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मानगढ़ धाम। फर्स्ट, इट इज सिचुएटेड नियर राजस्थान गुजरात बॉर्डर। सेकंड, it is a set of 4 Hindu pilgrimage sites in India. Third, this place is also referred to as the Adivasi Jallianwala Bagh. Which of the above statements is correct? First and third only, that is option number A. B, second only. C, 2 and 3 only. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि जो मानगढ़ धाम है रिसेंटली इसको पीएम मोदी ने क्या किया था, कहा था एक रोड मैप बनाएंगे कि डेवलप करेंगे हम मानगढ़ धाम को जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेटमेंट तो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। और 4 धाम यानी कि 4 हिंदू पिलग्रमेज साइट्स इन इंडिया, तो 4 धाम का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है अब करेक्ट क्यों होती है, क्योंकि ये आदिवासी जलियांवाला बाग जो है इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनिशियली जब जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था उससे पहले ही 6 साल पहले यहाँ पे मैसेकर हुआ था ऑफ द अगर हम कहें आदिवासी भील ट्राइब्स का, तो 1500 भील ट्राइबल्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स दे वर किल्ड इन दिस हिल दिस मैसेकर। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। सो आदिवासी जलियांवाला बाग के हिसाब से जब अगर हम बात करें जो ब्रिटिश आर्मी के साथ यहाँ पे लड़ाई हुई थी ऑफ दिस भील ट्राइबल्स, सो अब उन्हें लीड कौन कर रहा था, उनका क्या नाम था, इनके लीडर का नाम दैट वाज गोविंद गुरु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि the term Tiangong seen frequently in news refers to A, an asteroid sample return mission of Japanese space agency JAXA. B, in China's space station being constructed in low Earth orbit. C, an aircraft carrier developed by China which was docked in Sri Lanka recently. D, an island in East China Sea disputed between China and Japan. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि एक स्पेस स्टेशन की सीरीज है। तो जब हम टिएंगोंग की मीनिंग की बात करते हैं दैट इज अ हेवनली पैलेस। ठीक है, तो एक नया परमानेंट स्पेस स्टेशन है जो कि एक मैन्ड स्पेस स्टेशन होगा। सो इससे पहले ट्रायल बेसिस पे 2 स्पेस स्टेशन जिसका क्या नाम था टिएंगोंग 1 एंड टिएंगोंग 2 जो है उन्हें भेजा गया था राइट इन द स्पेस एंड वो सक्सेसफुल रहे एंड सो फार एंड सो फोर्थ अब थर्ड जो टिएंगोंग है उसे भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सो अब जो चाइना है इट इज द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड रशिया के वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकती है टू बिल्ड अ स्पेस station. So next and the last question we have is consider the following statements. First, suspension bridges depend on the balance of the forces of compression and tension. Second, India's longest single lane motorable suspension bridge has been built in Gujarat. Which of the above statements is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारी लॉन्गेस्ट जो कि सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो कहाँ पे है, तेहरी लेक में है, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं वो कंप्रेशन एंड साथ साथ टेंशन के बेसिस पे काम करती हैं। तो टेंशन के लिए केबल्स होते हैं हमारे पास एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और जो कंप्रेशन है वो सारा का सारा जो टेंशन जो है बेसिकली जो वायर्स के अंदर वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देती है टूवर्ड्स दीज पिलर्स
जो कि फर्दर इस सारे टेंशन को कंप्रेस कर देता है टुवर्ड्स द एंकरेज, एंड एज अ रिजल्ट कंप्रेशन और टेंशन का जो ये आपस में मिलजुल के जितना भी गेम यहाँ पे बनता है या जो बैलेंस बनता है उसके बेसिस पे सस्पेंशन ब्रिजेस जो है वो डिपेंड करते हैं. सो डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड डू कॉमेंट एनी क्वेरी इफ यू हैव. सो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर इट. थैंक यू सो मच.